नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग ज्योग्राफी की क्लास को आज समझेंगे, जिसके अंतर्गत हमने पिछली क्लास में आपने समझा था भारत के पर्वत श्रृंखला के बारे में। उसके बाद मैंने एक और क्लास समझे थे भारत के प्रमुख दर्रा के बारे में। और मुझे याद है कि आप सभी को दर्रा बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा। और इसके बाद आज का जो विशेष चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है भारत की नदियाँ। भारत के प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारत में नदी जो है वो कैसे कैसे उद्गम होती है। प्रमुखतया अगर हम लोग बात करें तो भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। एक है उत्तर भारत की नदी और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो उत्तर भारत की जो नदियां है वह विशेष रूप से उसको हम लोग हिमालय की नदी के नाम से जानते हैं। ये जो भारत का मैप आप देख रहे हैं, इसके ऊपर उत्तर भारत की नदी है और इसके नीचे जो है इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब मैंने बताया, द्वीप का मतलब आपने समझा था। द्वीप का मतलब जिसके चारों तरफ पानी हो, उसमें उसको हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप का मतलब होता है जिसके 3 स्थल में पानी हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो यह प्रायद्वीपीय भारत है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है विशेष रूप से यह वर्ष भर बहने वाली नदी नहीं होती है, लेकिन ये हिमालय की नदी जो है ये वर्ष भर बहने वाली नदी है। चूँकि हिमालय जो पर्वत है, आप देखिएगा जनरली पर्वत की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान क्या होता है, घटता है। जैसे आप 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी तापमान क्या होगी, घटेगी। और यहाँ घटने के वजह से यहीं पर आप देखिएगा कि कहीं कहीं ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्वत है और इस पर्वतों पे यहाँ पर एक छोटी सी घाटी हो जाती है और इन्हीं घाटियों में क्या होती है, बर्फ़ जम जाता है। और यही बर्फ़ जमने की वजह से बर्फ़, जिसको हिम कहते हैं, इसको ग्लेशियर कहते हैं। और यही ग्लेशियर जो है बर्फ़ पिघलने की वजह से कहीं कहीं से जो है पानी इसी पर से क्या होता है, टपकते रहता है। और यही पानी जो है यही ग्लेशियर से पिघल कर और एक जगह स्थिर होके और यह पानी एकदम रफ्तार में चल देता है। तो इसको कहते हैं यह हिमालय की नदी है, यानी हिमालय की नदी। और दूसरी बात, कुछ ऐसी भी नदियाँ आपको देखने को मिलेगा जिसमें क्या होता है कि जब बारिश का समय होगा तो यहाँ पर पानी जो है, बारिश की पानी जब आएगी इधर, कभी आप देखिएगा थोड़ा सा 1-2 और पॉइंट हम यहाँ पे समझाने की कोशिश करें कि एक नदी आप देखिएगा उत्तर भारत की नदी में, जिसको हम लोग भूतनी नदी के नाम से जानते हैं। भूतनी नदी, अब वो कैसी नदी होगी जरा हम समझते हैं कि एक तरफ जैसे मान लो कि ये पहाड़ है और इसी पहाड़ में इसके बाद इधर लोग रहते हैं, ये सब मकान उकान है और ये नदी का रास्ता है। कभी ऐसा होगा कि ये जनरली क्या होगा कि ये सूखी हुई नदी होगी और जब बारिश का समय आएगा तो कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ बारिश हो रहा है और यहाँ बारिश नहीं हो रहा है। और आप क्या करिएगा, इस नदी को पार कर रहे, चूँकि सूखी हुई नदी है तो सूखी हुई नदी पार कर रहे, आपको लगेगा कि कुछ नहीं है, यहाँ पर आराम से पार कर जाएंगे। और अचानक तब तक इधर बारिश हो रहा है, आपको पता नहीं है। और यह बारिश होने की वजह से यहाँ से जब पानी चला तो एकदम रफ्तार में चला, इतना तेज पानी चलता है, चूँकि ऊंचाई पर से पानी गिरेगा तो आपको भी बहा के लेके चल जाएगा। और बहा के लेके चला, फिर 1 घंटा के बाद पता चला कि लो पानी फिर निकल गया, फिर इन्हें क्या हुआ, सूखले है। तो इस नदी को, इस प्रकार की नदी को भूतनी नदी के नाम से जाना जाता है, इसको भूतही नदी कहते हैं। तो यह भी आपको समझने को मिलेगा। इसी में आप देखिएगा कि जब नदी पहाड़ों पर से गिरती है और पहाड़ पर से गिर के फिर मैदानी भाग में जब जाती है तो जहाँ पहाड़ पर से पानी गिरेगी वहाँ पर पानी गिरने की वजह से देखिएगा ऐसे भी आकार की जो है शेप क्रिएट करती है। जैसे आप भी अपने घर में अगर नल खुला छोड़ दीजिएगा, नल अगर रात भर दिन भर पानी उस पर टपकते रहेगा तो आप नीचे नोटिस करिएगा कि वहाँ पर एक जो है भी आकार का जो है ये एक शेप तैयार हो जाता है। और इसी भी आकार के शेप को क्या कहते हैं, गॉर्ज के नाम से जानते हैं। इसी को गॉर्ज के नाम से जानते हैं। इसी में जब यही भी आकार की जो है साइज बड़ा हो जाए तो इसी को एस्चुरी के नाम से जानते हैं। यही एस्चुरी कहलाता है। यही जब देखेंगे कि जब नदी जब पहाड़ पर से
और मैदानी भाग में जब निकलेगी तो जब बहुत तेज पानी रहता है तो अपने साथ बहुत चीज़ों को लेके चलता है। अभी मिट्टी को काट के लेके चलेगा, पत्थर उत्थर को सब को अपने साथ घुलटनियाँ मारते हुए लेके जाएगा। तो इसको जो है, चूँकि जिस वक्त यह रफ्तार में बारिश, यह रफ्तार में जब नदी पानी आ रही है तो इस समय इसको जब कोई भी वस्तु वो लेके चल रही है तो समझ लीजिए कि ये नदी जो है युवा अवस्था में अभी नदी चल रही है। अभी ये नदी युवा अवस्था में चलेगी, जब कुछ दूर लेके चले जाएगी, चूँकि बहुत जोश में चली है ऊपर से और अपने साथ पत्थर मिट्टी वगैरह सब काटते हुए लेके चल रही है। और धीरे धीरे जब इसका ये देखेंगे स्पीड कम होगा, रफ्तार कम होगा, तो धीरे धीरे पत्थरों को छोड़ते हुए, जैसे हम भी क्या होते हैं कि घर से जब हमको निकलना होता है एग्ज़ाम देने के लिए तो पूरा जोश खरोश में क्या करते हैं, बैग ले लेते हैं, चार्जर ले लेते हैं, मोबाइल ले लेते हैं, उसमें आप देखिएगा बहुत सारा सामान खाने पीने का पूरा बैग भर लेते हैं। उसके बाद सोचिए ट्रेन से गए तो सही, लेकिन पता चला कि कहीं हमको जाना है एग्ज़ाम सेंटर पर और 2 किलोमीटर वहाँ पैदल चलना है, वहाँ गाड़ी उड़ी नहीं है। तो पैदल चलने के समय आप क्या सोचिएगा कि बेकार ये सब सामान ले लिए, ये सामान नहीं लिए होते तो इतना परेशानी नहीं होती। तो जब युवा अवस्था में होती है तो सब सामान लेके चलती है, सब लेके चलेगी, लेकिन जैसे ही उसको ये पता चलता है मैदानी भाग में जब उसकी स्पीड कम होती है तो धीरे धीरे सामानों को छोड़ते हुए निकल जाती है। और यही घाटी में जब मैदानी भाग में नदी प्रवेश करेगी तो कहीं कहीं देखिएगा कि जहाँ कटाव होगा ना, जहाँ छोटी सी कटाव होगी तो वहाँ पर इस प्रकार का झील की तरह जो है इस प्रकार का पानी का ही एक हिस्सा झील की तरह दिखाई देगा। इसी को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं गोखुर। गाय की तरह जो है उसका एक गाय के खुर की तरह उसका शेप तैयार हो जाता है, तो इस हिस्से को क्या कहते हैं, गोखुर कहते हैं। तो जब भी आपसे सवाल पूछा जाए कि गोखुर का निर्माण किस प्रकार की नदियों में होता है, युवा नदी में, बूढ़ी नदी में या फिर बचपन में, नदी का भी एक होता है कि नदी का बचपन अवस्था, तो नदी का बचपन अवस्था कहाँ है, पहाड़ों पर। जब गिरी और रफ्तार में है तो कौन सी नदी, तो ये युवा अवस्था। और जैसे ही वो घाटी में चली गई, अब धीरे धीरे पानी छिपी छिपी करके निकल रही है, तो ये होगी बूढ़ी अवस्था। तो जब बूढ़ी अवस्था में आएगी तो ऐसे ही पानी में इस प्रकार की जो है शेप तैयार होगा, तो इसको हम लोग गोखुर के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो ये गोखुर का निर्माण करेगी। तो इन्हीं टॉपिक्स को हमको समझना है। तो आपने बेसिक्स आपने समझ लिया कि ये नदी हो गई। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारत में प्रमुख कौन कौन सी नदियाँ बहती है। तो इधर हम लोग एक एक नदी को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे, एक नदी ऐसे आएगी और ऐसे बह जाएगी। इस नदी को हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। यह सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, कैलाश पर्वत से, और यहाँ से देखिएगा दम चौक में घुसती है, और इसके बाद दम चौक में घुसने के बाद पुनः जो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से फिर पाकिस्तान में जो है फिर निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस नदी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु नदी कहते हैं। एक एक पॉइंट्स को समझेंगे। सिंधु नदी के बाद जब देखेंगे इसके नीचे फिर एक नदी है, इस नदी का नाम जो है, यहाँ से एक नदी लेके चलेंगे और ये नदी जो है यहाँ आपका एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी का नाम जो है ये चेनाब नदी कहलाएगी। इसको हम लोग चेनाब कहते हैं, ये चेनाब नदी है। इसी में हम देखेंगे कि यहाँ एक नदी है और यहाँ से निकलेगी और इसके बाद सीधे बुलर झील में प्रवेश करेगी, और बुलर झील में प्रवेश करके भारत और पाकिस्तान के समानांतर इस तरीके से ये बॉर्डर बनाएगी नदी। और इसके बाद जो है फिर एक झंग नामक स्थान पर ये नदी आके इस चेनाब नदी में मिल जाएगी। तो इस नदी को हम लोग झेलम नदी कहते हैं, और यह झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी में एक और नदी है, यहीं से बहेगी और ये नदी फिर यहाँ पर मिल जाएगी चेनाब नदी में। इस नदी को हम लोग रावी नदी कहते हैं। इसी में हम देखेंगे ठीक इसके नीचे एक और नदी है जो ब्यास नदी है, जो भारत में ही रह जाती है,
वो कहीं जाके मिलेगी नहीं। ये हमारा ब्यास नदी हो गया। इसके बाद एक नदी जो है यहाँ से बहेगी और ये सतलज नदी है, जो सीधे आपको सतलज नदी जो है फिर आपको किस में आके मिलेगी, चेनाब नदी में मिलेगी। तो ये सतलज नदी है, इसको हम लोग कौन सा नदी कहेंगे, सतलज नदी। और ये कौन सा नदी है, तो ब्यास नदी। ये अभी हम लोग एक बार लाइन अप कर रहे हैं। ये उत्तर भारत की कुछ मतलब नदियाँ, जिसमें सिंधु नदी के ये सब सहयोगी नदियाँ है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसी में हम देखेंगे कि ये जो सिंधु नदी आप यहाँ से जो देख रहे हैं, इसके बाद यहाँ से एक नदी है जो यहाँ से आएगी सीधे अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से यू टर्न लेकर और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। इस नदी का नाम जो है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। अब देखिए, इसमें आपको जानकारी है कि इस क्षेत्र में कौन सा सागर है। ये जो सागर है इसको हम लोग अरब सागर कहते हैं, और इधर जो पानी है, इस जो समुद्र है, इस समुद्र को क्या कहते हैं, बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो एक चीज़ है कि भारत की बनावट की जो खूबसूरती है वो यह है कि भारत हमेशा आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ ढलान है। इसीलिए अधिकतम नदियाँ जो है भारत की ज़्यादातर नदी किधर गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। इसका ढलान किधर की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ। माने पश्चिम में इसकी ऊंचाई अधिक है और पूरब में इसकी ऊंचाई कम है। तो जितनी भी नदियाँ आप देखिएगा, ज़्यादातर नदी कहाँ मिलेगी, तो बंगाल की खाड़ी में मिलेगी। अब कुछ ऐसी नदी है जो अरब सागर में मिलती है। एक दो तीन ऐसी नदियां हैं जो विशेष करके अरब सागर में मिलती है। तो जो अरब सागर में नदी मिलेगी वो दुलरुआ नदी है, और उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। चूँकि कुछ ही ऐसी नदी है जो अरब सागर में मिलती है, तो इसको हम लोग विशेष करके ध्यान में रखेंगे कि कौन सी ऐसी नदी है जो अरब सागर में मिलती है। तो अब हम लोग देखेंगे, यहाँ एक नदी है जो अरब सागर में मिलती है, इसका नाम है नर्मदा नदी। और इसी के नीचे एक और नदी है, इसका नाम है ताप्ती नदी। याद होगा कि आपको मैंने यहाँ बताया था कि विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुरा पहाड़ी के बीच से जो नदी गुजर रही है, वही दो प्रमुख नदी जो है वो किधर आएगी, तो पूरब से पश्चिम की दिशा में गिरेगी और यह अरब सागर में गिरेगी। तो इसका नाम क्या है, नर्मदा है, याद रहेगा। और इसका नाम क्या है, ताप्ती है। याद रखने के लिए एक आसान सा छोटा सा ट्रिक हमारे साथ समझिएगा। जैसे घर में आप बताइएगा कि घर में एक बूढ़ा व्यक्ति हैं, वृद्ध व्यक्ति, और उनके लिए 2 बच्चा है, एगो नाती है, एगो पोता है। तो दोनों में से कौन दुलरुआ होगा, नाती दुलरुआ होगा, पोता दुलरुआ नहीं होगा, क्योंकि पोता तो रोज़ दिखता है, नाती कभी कभी आता है। तो नाती उसके लिए क्या होगा, दुलरुआ होगा। नाती कतनो खचरई करेगा तो कहना ना कोनो बात नहीं है, उसको जो है लुका चुरा के उसको कुछ सामान देवे करेंगे। तो ये नाती जो होता है ये दुलरुआ होते हैं। ये उल्टा पहबो करेगा ना तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि इनके लिए जो है ये नाती जो है बहुत दुलरुआ है, दादाजी के लिए जो वृद्ध व्यक्ति हैं। तो यही नाती से आपको क्या याद रखना है, नाती का मतलब हमने कह दिया न मतलब नर्मदा, आती मतलब ताप्ती। बोलिए दुलरुआ कौन है, नाती। तो याद रहेगा नर्मदा और ताप्ती। अब एक प्रमुख नदी आपको याद रखना है कि यहाँ पर यहीं से एक कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होगा कि यही कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों को काटते हुए निकलती है, 8 राज्यों को काट के निकलती है। और यहीं पर एक नदी ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है, इसी नदी का नाम है माही। इस नदी का नाम क्या है, माही, जो कर्क रेखा को कितने बार काटती है, 2 बार, और कहाँ आके गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। तो ये प्रमुख है। अब ध्यान रखना है कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार आएंगे। ये आपका ग्लोब हो गया,
और ग्लोब में एक सबसे बीच की रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। इसके नीचे कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। और इसी में आप देखेंगे कि एक और रेखा है, इसका नाम जो है कर्क रेखा है। तो इसमें जो मकर रेखा को 2 बार जो नदी काटती है उस नदी का नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। इसी तरीके से ये विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो। कांगो 2 बार विषुवत रेखा को काटती है। और इसी तरीके से एक ऐसी नदी जो भारत में है, जो पूरे विश्व के लोग इसको याद करता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो वह कौन सी है? माही। याद होगा, आपने पहले पढ़ा होगा एलसीएम। एलसीएम पढ़े हैं? तो एलसीएम ऊपर से नीचे नहीं लिखना है, नीचे से ऊपर लिखना है। तो जब नीचे से ऊपर लिखिएगा तो इसका नाम क्या है बंधु? तो इसका नाम है लिम्पोपो। तो लिम्पोपो किसको काटती है 2 बार? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। उसी तरीके से कांगो, ये सी से क्या याद रखना है? कांगो। कांगो कितने बार काटती है? 2 बार। किस रेखा को? तो विषुवत रेखा को। उसी तरीके से माही, जो अमेरिका, जापान, सभी देशों के लोग, सभी देशों के विद्यार्थी इसको रखते हैं। और मतलब दुर्लभ की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि यही चीज़ भारत के विद्यार्थियों को नहीं पता होता है। विश्व के विद्यार्थी को पता है कि कर्क रेखा को कितने बार 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही। लेकिन भारत के विद्यार्थियों को नहीं पता है। तो आपसे याद रहेगा आपको कि माही नदी जो है कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। एकदम याद हो गया। इसी तरीके से राजस्थान में एक नदी है और उस नदी का नाम जो है, यही नदी है, इसका नाम है लूनी। यही लूनी नदी है। अब देखिए, इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ से उत्तराखंड से एक नदी चलेगी और यहाँ आके मिल जाएगी बंगाल की खाड़ी में। और इस नदी को क्या कहेंगे बताइए? इस नदी को क्या कहेंगे? गंगा नदी कहेंगे। यही क्या है? गंगा नदी है। अब इसी में हम देखेंगे गंगा नदी के ऊपर ही अब यहीं से एक और नदी आती है, इसका नाम क्या है? जमुना, यानी यमुना नदी है। अब इसी में हम लोग थोड़ी बहुत और चर्चा कर ले कि इसके कुछ सहायक नदियों के बारे में। लेकिन फिलहाल सहायक नदी करने से पहले कुछ और नीचे की तरफ थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नीचे आपने नर्मदा और ताप्ती देखा, इसके नीचे एक नदी है जो गोवा में स्थित है। गोवा में 2 नदी प्रमुख है, एक का नाम क्या है? मांडवी। यही जो है नदी है, इसका नाम है गोवा में मांडवी नदी है। मांडवी नदी के नीचे भी एक और नदी है, उसको हम लोग बताते हैं। ठीक इसके नीचे हम देखेंगे इसके बाद एक नदी है, यही आपके कर्नाटक क्षेत्र में, इसको हम लोग कहते हैं पेरियार नदी। यही कौन सा है? पेरियार नदी। और मांडवी के नीचे जो नदी है इसको जुआरी नदी के नाम से जानते हैं। देखिए, यह जुआरी नदी है, मांडवी है, यहाँ पेरियार नदी है। इसके बाद जब देखेंगे कि इसी में एक महाराष्ट्र के नासिक से एक नदी निकलती है और इधर आपका बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी को हम लोग कहते हैं गोदावरी नदी। और यह दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, गोदावरी को। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक नदी जो कि उड़ीसा से निकलती है और इसके बाद इधर आपका मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, और इसी को हम लोग कहते हैं महानदी के नाम से जानते हैं। स्पष्ट हो रहा है? फिर हम इन सभी को मिटाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे भी कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। इसके बाद देखिएगा, गोदावरी के नीचे एक नदी है और यही नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी है। इसके नीचे एक नदी है और इस नदी का नाम क्या है? कावेरी नदी है। कृष्णा के नीचे क्या है? कावेरी है। इसके बाद देखिएगा, इसी में एक और नीचे नदी है, इसका नाम है बेगई नदी। ये बेगई नदी है। तो यहाँ आपको समझ लेना है कि कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी एकदम क्लियर हो गया होगा। कावेरी, कृष्णा, हाँ, उसके बाद गोदावरी और उसके ऊपर कौन सी नदी है? महानदी हो गई है। तो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया।
इसी तरीके से हम देखेंगे इसके बाद यहाँ पर कुछ गंगा नदी के कुछ सहायक नदियों के बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें एक नदी जो है यहाँ से आती है और इस नदी का नाम है, यही नदी है कोसी। इसी को क्या कहेंगे? कोसी कहेंगे। कोसी के जस्ट ऊपर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है गंडक, और इसी के ऊपर एक और सहायक नदी है गंगा की, और इसका जो नाम है यही आप देखेंगे, इसका नाम जो है सरयू है। इसी तरीके से इसका एक और सहायक नदी है जो कि लखनऊ में आके मिलती है, और इसका नाम क्या है? गोमती। ये गंगा की पूरब से पश्चिम की तरफ गिरने वाली जो सहायक नदी है, उन सहायक नदियों के बारे में मैंने स्पष्ट किया कि सबसे नीचे यह कौन सी नदी है? कोसी। और कोसी के ऊपर गंगा में मिलने वाली एक और नदी कौन सी है? गंडक। और गंडक के ऊपर जो मिलने वाली एक नदी कौन सी है? यही आपका गंडक के ऊपर जो है सरयू है। ये कौन सा है? सरयू नदी है। इसको मैंने यहाँ पे टारगेट किया, जगह कम है तो यहाँ पर सिर्फ एस लिख देते हैं, यही सरयू नदी है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और नदी है जो क्या है? गोमती नदी, जो लखनऊ में आके मिलती है। इसके बाद देखेंगे यमुना की सहायक नदी। तो यमुना की सहायक नदी जो है, दो सहायक नदी है, इसको ज़रा सा हम यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं लूनी नदी। यहाँ एक सहायक नदी है, इसका नाम है चंबल। ठीक है, ये हो गई चंबल। इसके नीचे एक और यमुना की सहायक नदी है और इसका नाम है बेतवा। बेतवा। अब गंगा की दो प्रमुख सहायक नदी, एक यह नाम है इसका सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलती है। इस सभी चीज़ों के बारे में, सभी नदियों के बारे में विशेष डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल हम लोग मैप पर कवर करें कि कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। सोन नदी है, और इसके बाद देखिएगा इसी में एक और नदी है, इसका नाम है केन नदी। यह कौन सी नदी है? केन नदी। तो केन नदी जो है विशेष रूप में यह भी आपका यमुना की सहायक नदी है, न कि गंगा की सहायक नदी है। गंगा की इधर से आप देखेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ जो मिलने वाली नदी है वह सिर्फ सोन नदी है, और यमुना में सहायक नदी के रूप में कौन है? केन, बेतवा और चंबल। तो एक बार कवर करें कि इधर आपका सोन है, केन है, बेतवा है, चंबल है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है कि कहिएगा पश्चिम से पूरब की तरफ गंगा यमुना में मिलने वाली नदी जो है वह कौन सी नदी है? तो सोन, केन, उसके बाद बेतवा और उसके बाद चंबल। तो कहिएगा कि इधर जो है हम खड़ा होके नहीं बेचेंगे, सो के बेचेंगे। सो के बेचेंगे मतलब सोन, केन, बेतवा, आप बेचेंगे माने चंबल। बोले याद हो गया कि नहीं हो गया? तो गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ जो पश्चिम से पूरब की तरफ मिलती है वह हो जाएगा सोन नदी, केन नदी, बेतवा नदी और चंबल नदी। बोले यहाँ तक कोई समस्या आपको? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा में भी कुछ सहायक नदी है, लेकिन उतना अभी लेकर नहीं चलेंगे। फिलहाल ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो अब हम दो पार्ट में इसको एक बार और मैप करेंगे, वीडियो को पूज किया जाए। चलिए इन्हीं में से हम किसी एक विद्यार्थी को बुलाएंगे और यहाँ पे सिर्फ नदी का नाम हम पूछेंगे और वो नदी का जो है बताएंगे कि कौन सी नदी है। यहाँ पर मैंने मैप पर सारी नदियों को एक मार्किंग कर दिए हैं। अब इसी में से किसी एक का नाम हम लेंगे और उसके बाद उनसे पूछेंगे कि वो नदी कहाँ है। तो आई होप मुझे इसमें से किसी को बुलाना है। आप आइए। क्या नाम है? प्रिंस। आइए, जस्ट 2 मिनट लगेगा और हम देखेंगे कि ये नदी बता पा रहे हैं कि नहीं, कौन सी नदी कहाँ पर स्थित है। चलिए आ जाइए जल्दी। माही। माही कौन सा नदी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लूनी। लूनी बता दीजिए कहाँ पर है।
लूनी बता दीजिए, बहुत आसान है। लूनी जो है 2 बार काटती है कर्क रेखा को, पता है? कर्क रेखा लूनी। हाँ, लूनी का कौन सी नदी है? नदी काटी हुई है 2 बार। लूनी नहीं बता पाए, लूनी इसको कहेंगे, ये से काट रही है। चलो एक और बताओ, झेलम नदी कहाँ है? झेलम नदी झेलम, गलत, घबरा गए हैं। चलिए चाहिए, अब किसी दूसरे को बुलाते हैं। एक और विद्यार्थी कोई आ जाए गर्ल्स में से, आप आ जाओ जी। क्या नाम है? सालू, आ जाइए तो फटाफट। बस देखते हैं लड़कियों की तरफ से कैसा परफॉर्मेंस रहता है। लड़कों की तरफ से तो परफॉर्मेंस वीक रहा है। चलो आप बता दो, नर्मदा नदी कहाँ पर स्थित है? नर्मदा बताना है। नर्मदा, नाती याद रहेगा ना, ऊपर ना नीचे ती, तो नर्मदा नदी कौन सा है? बहुत बढ़िया। और आप बता दो, पेरियार नदी कहाँ पर स्थित है? पेरियार, पेरियार बता दो। और ये सही जवाब, पेरियार, बहुत बढ़िया जा रहा है। अब आप बता दो कि झेलम नदी कहाँ स्थित है? झेलम वो नदी है, देखो झेलम नदी कहाँ है, लाइन खींचे हैं कहीं, किसको झेलम नदी कहेंगे? वाह, बहुत बढ़िया, वही झेलम नदी है। इसके बाद देखो ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ है? बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा जवाब, ब्रह्मपुत्रा। अच्छा एक बता सकती हो गंगा नदी किधर है? गंगा नदी देख लेना है, बहुत आसान है। गंगा और यमुना, घबरा गई है लेकिन बेहतरीन जवाब दे रही है, नज़दीक पहुंच गई है, यही गंगा है। बहुत बढ़िया, एक बार ज़ोरदार ताली हो इनके लिए। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले क्लास के लेक्चर के साथ। थैंक्स अ लॉट, वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।